हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. दिस इज अ स्टोरी ऑफ समवन that how he became a successful scientist. This story is about Richard Bright, who is very successful and known scientist. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. तो कहते हैं कि एक जो लड़का था सिर्फ 22 एज का था और पहले वो स्काउट ऑफ द ईयर रह चुका था और उसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइट कर दिया था, हैरान कर दिया था. किससे? उन्होंने अपनी नई थ्योरी से. क्या थी वो थ्योरी? उन हाउ सेल्स वर्क. सेल आपको पता ही है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी. रिचर्ड एच ब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of National Academy of Science. रिचर्ड ब्राइट और उसके जो रूममेट थे उन दोनों ने जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन की थी. उनका आर्टिकल जो था एक जर्नल में, जो कि बहुत फेमस जर्नल था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, उस जर्नल में उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. तो ऐसा पहली बार हुआ था कि इतना इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल है, उसमें किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का काम पब्लिश हुआ है. कोई आर्टिकल बच्चों के द्वारा, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा लिखा हुआ है और वो पब्लिश हुआ है. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. तो यहाँ पे होम रन जो होता है, बेसिकली यहाँ पे बेसबॉल की बात की गई है. तो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ ये वाली स्पोर्ट जो गेम थी ज़्यादा पॉपुलर थी. तो ये कंपैरिजन किया गया है कि ये तो ऐसी बात हो गई जैसे किसी ने अपनी 15 ईयर की एज में पहली ही बैट में होम रन मार दिया. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. तो रिचर्ड एब्राइट के लिए ऐसा पहला अचीवमेंट था, क्योंकि उनके तो पूरी लाइन लगी थी स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, यानी बहुत सारी अचीवमेंट्स उन्होंने की थी साइंस और अदर फील्ड्स में. तो ये उनकी पहली अचीवमेंट मानी जाती है. और ये सब स्टार्ट हुआ बटरफ्लाइज से. कैसे बटरफ्लाइज से आप देखते हैं. एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. सिंगल चाइल्ड थे. कहाँ पले बड़े वो? रीडिंग में, जो कि पेंसिल्वेनिया में है. देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड. तो रिचर्ड ब्राइट यहाँ कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं. आई सटनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन. क्योंकि और उनके साथ प्लेमेट्स नहीं थे खेलने के लिए, तो कोई भी पर्सन जो है अकेले फुटबॉल या बेसबॉल तो नहीं खेल सकता. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. तो मैं एक ही चीज़ था जो अकेला कर सकता था. वो क्या कर सकता था? थिंग्स की कलेक्शन करना. सो ही डिड. एंड डिड ही एवर. बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, Bright collected butterflies with the same determination that he has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all nights. तो यहाँ क्या बताया गया है? ऐसे ही मतलब पूरे डिटर्मिनेशन से वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते थे. और भी चीज़ें उनकी कलेक्शन में शामिल थी, जैसे रॉक्स, फॉसिल्स या कॉइन्स कलेक्ट करते थे. एक एस्ट्रोनॉमर बने और सारी सारी रात वो देखते रहते थे, समझते रहते थे स्टार्स को. फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. तो स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से ही उनकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी मतलब क्यूरियोसिटी होता है कि जिज्ञासा होना, जानने की इच्छा होना. तो ये उसमें बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, हर चीज़ को जानने की इच्छा रहती थी उनको. और ब्राइट माइंड तो उनका था ही. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. तो इनकी लर्निंग में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो उनकी मदर का है, जो उनको बहुत सपोर्ट करती थी, उनको एनकरेज करती थी. क्योंकि उनका लर्निंग में इंटरेस्ट था तो वो हर टाइम उनको एनकरेज करती थी. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials,
and other equipment and helped him in many other ways. तो उनकी मदद जो थी हर तरह से उनकी मदद करती थी, जैसे उनको ट्रिप पे ले जाती थी, क्योंकि ट्रैवल में हम बहुत कुछ सीखते हैं, सराउंडिंग्स का पता चलता है, एरियाज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं। ट्रिप्स पे ले जाती थी और उनको इक्विपमेंट्स बॉट करके दिए, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा एक्सेट्रा। आई वॉज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। तो उनके मदर कहती है कि जब से इसने स्कूल स्टार्ट किया है मैं ही इनकी साथी रही हूँ। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, कि उसके बाद जब बड़ा हो गया, ऑब्वियसली हर किसी को फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, तो सोशलाइज तो होना ही पड़ता है, इसीलिए फिर उनके फ्रेंड्स को भी घर में लेके आई उनकी मदर, मतलब उनको पूरी फ्रीडम दी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन शाम को हम हमेशा एक्टिविटीज़ करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। तो साथ में ये भी बता रहे हैं कि रिची कौन है? रिचर्ड एब्राइट, उनको प्यार से रिची बोलते थे उनकी मदर, कि उनके फादर जो थे उनकी डेथ हो गई थी जब वो 3rd ग्रेड में थे, तब से जो है उनके लिए पूरी दुनिया थी। कौन? रिची। He and her son spent almost every evening at the dining table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. तो वो आगे उसकी मदर क्या कहती हैं, हमेशा शाम को टेबल पे अपना टाइम इकट्ठा स्पेंड करते थे, कि अगर उसके बेटे के पास यानी रिचर्ड के पास कोई काम नहीं होता था, फ्री होता था, तो वो उनको कोई काम दे देती थी। कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कि जैसे ये ले आओ मार्केट से या ये कर दो, ये साफ़ कर दो, ऐसा काम नहीं, बल्कि लर्निंग का काम दे देती थी, क्योंकि उनकी मदर का कहना था कि उसको ये करना पसंद था, उसको लर्निंग करना अच्छा लगता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, कि वो सीखना चाहता था, इसीलिए वो उनको लर्निंग का काम दे देते थे। एंड लर्न ही डिड, और वो हमेशा लर्निंग कर लेते थे, जैसा भी उनको काम दिया जाता था वो करते थे। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। तो हमेशा ही उन्होंने टॉप किया है, बाकी जो एवरीडे थिंग्स थे वो सभी अपने जैसे सभी बच्चे करते हैं वैसे ही करता था। By the time he was in 2nd grade, a bride had collected all 25 species of butterfly found around his home time. तो आगे कहते हैं कि 2nd ग्रेड तक ब्राइट ने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई जो थी कलेक्ट कर चुके थे, जो कि उनके होम टाउन में आसपास पाई जाती थी। तो ये जो टेबल है यहाँ पे दे रखी है, आप इनको पढ़ सकते हो अपने नॉलेज के लिए। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. रिचर्ड ब्राइट कहते हैं कि शायद ये मेरे कलेक्शन का एंड होता, क्योंकि इतनी सारी अपने जो होम टाउन था उनका, वहाँ पे तो जितनी भी बटरफ्लाइज थी वो सारी उन्होंने कलेक्ट कर चुके थे। लेकिन तभी मेरी मदर ने मुझे एक बुक ला के दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये बुक का नाम आपने याद रखना है कि उनकी मदर ने कौन सी बुक ला के दी थी उनको, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये बुक में बताया गया था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज जो थी सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट हो गई थी। तो ये बुक पढ़ने के बाद उनकी स्टार्टिंग हुई, यानी ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, क्योंकि वो लर्न करना चाहते थे, सीखना चाहते थे, उनके अंदर जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी। तो इसीलिए ये माना गया कि ये बुक जो थी उनकी लाइफ में, इस बुक ने साइंस वर्ल्ड के जो डोर थे वो ओपन कर दिए, पूरे दुनिया साइंस वर्ल्ड की उनके सामने खोल के रख दी, यानी उनकी जो साइंटिफिक वर्ल्ड की ट्रेवल थी यहाँ से स्टार्ट हुई। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो उस बुक के एंड में ना जो भी रीडर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था कि वो भी अपनी बटरफ्लाई माइग्रेशंस की स्टडी में हेल्प कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं, उनको ये बोला गया था कि आपने बटरफ्लाइज को टैग करना है रिसर्च के लिए। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर उर्खर्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। तो फिर एब्राइट की मदर ने लिखा डॉक्टर उर्खर्ट को, क्या लिखा होगा, यही लिखा कि एब्राइट है वो रिसर्च वर्क में हेल्प करना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो फिर जल्दी उसके बाद एब्राइट ने अटैच करना स्टार्ट कर दिया एडहेसिव टैग। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाले। तो वो क्या क्या चिपकाते थे, टैग्स लगा देते थे उनके जो मोनाक क्या होता है, मोनाक एक बटरफ्लाई की स्पीशीज़ होती है, उनके विंग्स के साथ कुछ टैग लगा देते थे। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to डॉक्टर ओरखर्ट। तो जिसको भी वो तो टैग्ड बटरफ्लाई मिलता, उसको बोला गया था कि इस टैग को डॉक्टर ओरखर्ट को सेंड कर दिया जाए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन द लेट समर। अब ये तो सीजनली होता है कि बटरफ्लाइज जो होती हैं पर्टिकुलर सीजन में आती हैं। तो वो कहते हैं कि बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीज़न जो था रीडिंग में 6 weeks तक चलता था समर में। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। तो अगर आप एक एक बटरफ्लाई को पकड़ने जाओगे तो आप वो ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि अब एक एक करके पकड़ेंगे तो ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब फ्लॉक का मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज वो खुद ही ग्रो करेंगे। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू हिज लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। तो उन्होंने क्या सोचा कि फीमेल मोनार्क लेंगे, उनके एग्स कलेक्ट करेंगे और उनको बेसमेंट में ही रेज करेंगे या ग्रो करेंगे। उनका पूरा लाइफ साइकिल वहाँ पे ही ग्रो होगा। आपको ये तो पता ही होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि उसका लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का, फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर, फिर उससे प्यूपा बनता है, फाइनली प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो बटरफ्लाइज के विंग्स को टैग करके उनको छोड़ देंगे। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. तो उन्होंने ऐसे ही किया तो कई सालों तक उनके बेसमेंट में बहुत सारी हज़ारों मोनार्क्स जो हो गई थी, और सभी अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वही कोई प्यूपास थे, कैटरपिलर्स थे, बटरफ्लाइज थी, तो अलग अलग स्टेजेस की डेवलपमेंट थी। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback, Bright said. धीरे धीरे जो उनका इंटरेस्ट था बटरफ्लाई टैगिंग में वो कम होता जा रहा था, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग सा था, डिफ़िकल्ट था, और इसका कुछ फीडबैक भी तो नहीं मिल रहा था। इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड। वो हंस के बताते हैं कि जितना भी मैंने टाइम ये किया, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। कहते कि जितने भी मैंने टैग किए ना बटरफ्लाइज, उसमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज दोबारा से मिली, वो भी कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, 75 miles अवे थी जहाँ पे मैं रहता था। देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ वट रियल साइंस इज़ व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। तो जब वो 7th grade में थे, उनको एक हिंट मिला कि क्या रियल साइंस होती है, जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था और वो हार गए थे। काउंटी का मतलब क्या होता है, रीजनल, मतलब उस एरिया का साइंस फेयर हुआ था, लोकल। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। तो उनके लिए ये बहुत उदासी वाला था कि वहाँ पे बैठे रहो और कुछ नहीं मिला, उनको कोई प्राइज़ नहीं मिला, और बाकी सभी को कुछ ना कुछ मिला था। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज़। तो क्या लेके आए थे वो, फ्रॉक के टिश्यू लेके आए थे, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। जस्ट उन्होंने क्या किया, फ्रॉक के टिश्यूज लाए और माइक्रोस्कोप में दिखाए। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले।
तो उनको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ दिखाना ही नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता, रियल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ब्राइट वॉज अपेयरिंग। आई न्यू that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. अब उन्होंने ठान लिया था कि नेक्स्ट ईयर के जो भी फेयर होगा उसमें वो रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। ऑब्वियसली सब्जेक्ट उनका यही होना था, इंसेक्ट का उन्होंने चूज़ किया था क्योंकि वो कई सालों से इंसेक्ट्स पे काम कर रहे थे। सो ही रोट टू डॉक्टर उरहर्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने डॉक्टर उरहर्ट से आइडियाज़ मांगे कि मुझे ऐसे ऐसे करके पार्टिसिपेट करना है, तो मैं इंसेक्ट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर उरहर्ट ने भी उनकी पूरी हेल्प की, बहुत सारे, एक नहीं बल्कि बहुत सारे सजेशंस उनको भेजे। दोज केप्ट ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। तो वो जो एक्सपेरिमेंट आइडियाज़ उन्होंने भेजे थे तो इससे ब्राइट बहुत बिजी रहे, पूरे हाई स्कूल में उन्होंने उसी पे वर्क किया। फॉर हिज 8th grade project, Bright tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो जब 8th grade में थे ब्राइट तो उन्होंने ट्राई किया कि वो पता लगाएंगे कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स थे वो कुछ ही सालों में ना बहुत सारे मर रहे थे, तो वो कौन सी डिजीज़ थी जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स मर रहे थे। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, और एब्राइट सोचते थे कि ये डिजीज़ शायद हो सकता है कि बीटल की वजह से हो। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया कि बीटल की प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को रेस किया, ग्रो किया, मतलब उसके साथ साथ। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड। तो लेकिन उनको फिर भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिले। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। लेकिन ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये रियल एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से वो आगे पहुंच पाए और इस बार वो जीत गए थे।